बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कबड्डी का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की खसूसी ट्रांसमिशन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शरीफ जोया साहब। सर वेलकम। बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब। आपकी वजह से जी हमारे जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन है वो उसको चार चांद लग गए हैं जी। आप माशाल्लाह एनालिसिस आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है। आज हम 3 हल्के डिस्कस कर रहे हैं जी, 3 और शुरू कर रहे हैं हम सियालकोट से। एक बड़ा मशहूर तारीख़ी हल्का है और दोनों कैंडिडेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। आप इस बारे में व्यूज़ देंगे जी, अपना एनालिसिस देंगे। ख्वाजा आसिफ का हल्का है जी सियालकोट। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। ख्वाजा आसिफ साहब का ये हल्का है NA 71 सियालकोट जी। इसमें जो सिग्निफिकेंस है वो ये कि ख्वाजा आसिफ इस मतलब सियालकोट से ये हल्का का नंबर तो तब्दील होता रहा है, लेकिन ये 6 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। अच्छा, वो पहली मरतबा 1991 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। उसके बाद से मतलब जितनी असम्बलीज़ उसमें आती रही हैं उसमें वो MNA रहे हैं। 2018 में जो है वो अपने जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उस्मान डार, ठीक है, उनसे जो है वो सिर्फ 1000 वोट के फ़र्क से वो जीते थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन ये है कि वो जो कोई बात करते हैं ना जी, वो थोड़ी सी लॉजिकली बात कर देते हैं। वो कि उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ भी होती है, उनकी पार्टी मंशूर के ख़िलाफ़ भी हो जाती है, उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी हो जाती है, लेकिन वो बात कर देते हैं। और उनका मुकाबला इस वक्त जो है वो उस्मान डार और उमर डार है, उनकी वालदा से है। क्योंकि उस्मान डार और उमर डार ने इलेक्शन से ज़ाहिर बात है, आपको पता है जो हालात बने थे उसमें उन्हें काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और वो ख़ुद भी मंजर से आउट हो गए। लेकिन उनकी वालदा ने कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, इस हलके से ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेंगी और वो इमरान ख़ान की सपोर्ट से वो इस हलके में इलेक्शन लड़ रही हैं। उनको जो बच्चे का झूलना है वो उनको इंतखाबी निशान मिला हुआ है। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जीतेगा कौन, ये तो खैर 8 फरवरी को सियालकोट के लोग बताएंगे। उनका जो बात करने का स्टाइल, ख़ातून का एग्रेसिव, और फिर मार्केट्स में जाना और फिर लोगों से मिलना, घरों में मिलना, ज़ाहिर बात है एक देखें ना, 2 तरह के वोट तो पाए जाते हैं ना, इसमें कोई राय नहीं। नवाज शरीफ की हमायत में और नवाज शरीफ की मुखालफत में। जैसे सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की हमायत जो है ना उसके वोट पड़ते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें यह है कि 2018 में 1 to 1 मुकाबला मतलब देखने को मिला सिर्फ 1000 वोटों का। अभी भी ये 1 to 1 मुकाबला होगा, नेक टू नेक। और PTI को भी उसकी यूथ भी मौजूद है, उसके नौजवान भी मौजूद हैं, उसकी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि रेहाना डार के साथ है। अब देखना ये है कि पोलिंग जो मैनेजमेंट है, जो पोलिंग डे की मैनेजमेंट है, वो किस तरह कर पाते हैं, जो मतलब यूथ है वो किस तरह से निकल पाती है, या जितने वोट मुखालिफ उम्मीदवार के, आसिफ ख्वाजा के मुखालिफ उम्मीदवार ने लिए थे, आया वो उतने वोट लेने में कामयाब हो पाते हैं, उसमें इजाफा करते हैं या कम होते हैं। लेकिन इसमें ये तो एज हासिल है ना, ख्वाजा आसिफ पुराने सियासतदान हैं और वो नाराज़ लोगों की बातें सुन भी लेते हैं और अपनी बात पहुंचा भी देते हैं। तो ये यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प होगा। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के मुताबिक तो रेहाना डार जीत चुकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज़ाहिर बात है हर चीज़ पोलिंग जो है ना वो सोशल मीडिया पे नहीं होनी। वो ज़ाहिर बात है पोलिंग स्टेशन में जाके लोगों ने अपना वोट अच्छा जी साहब, आप कह रहे हैं कि ये अग्रेसिव हैं काफ़ी कैंपेन में ना रेहाना डार जी। मेरे ख्याल में जब उस्मान डार ने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस वक्त तक कुछ नॉर्मल थी चीज़ें। लेकिन उनके घर पे जब अटैक किया गया, और वो मेरे ख्याल में वो समझती हैं कि जी घर में अटैक करने वाला जो था वो उसमें ख्वाजा आसिफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सर देखें ना, सियासतदानों का ये एक रवैया तो रहता ही है ना कि अपने मुखालिफ उम्मीदवार को हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं इंतकामी सियासत, वो किसी और वजह से भी हो गई हो तब भी खाते उसी में चलती है कि भी उसकी वजह से ये हुआ है। अब उनके घर पे जो अटैक होता है उसके अवामिल, उसके रद्द अमल वो बहुत सारे हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात तयशुदा है कि भी तहरीक इंसाफ की जो हमायत से वो खड़ी हैं, या तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो खड़ी हैं तो उन्होंने वो अपनी जमात को बचाया है, अपनी फैमिली को बचाया है। लोगों के लिए शायद ये नया हो कि भी रेहाना डार या उस्मान डार ये कोई नए फैमिली है,
या सियासत में नए नए हैं। हालांकि जो रेहाना डार के मतलब शोहर हैं इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब, ये तहसील नाज़म सियालकोट रह चुके हैं। तो मतलब तहसील लेवल पे जो सियासत है उसका भी उनको अंदाज़ा है। ऑलमोस्ट आपका आधे हल्के से ज़्यादा उसका बन जाता है अगर सिटी का, आप सियालकोट सिटी का नाज़म। फिर ये है कि इंडस्ट्री, चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं ना जी, तो एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। सियासी मुखालफत आपको पता है ये इलेक्शन के दिनों तक रहती है या कुछ मखसूस औकात के लिए होती है, उसके बाद ये ठंडी हो जाती है और फिर रूटीन की लाइफ चल पड़ती है। अभी जैसे अब इलेक्शन हो जाएंगे तो 5 साल तक अवाम अपना सिर्फ गुस्सा ही निकालती रहेगी मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि वोट तो दे बैठेंगे और फिर जो हुकूमत जो भी उनके वोटों से या जिस तरह भी बनेगी वो 5 साल के लिए तो फिर आप उनके फैसलों के पाबंद हैं ना, कि वो आपकी हमायत में हो, मुल्क के मफाद में हो या जो भी हो। तो ये 1-to-1 मुकाबला होगा इस हल्के में। ये मैं थोड़ा सा आप इसमें कंफर्म करना चाहता हूँ, ये 2018 का इलेक्शन ही था ना जिसमें ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मैंने फ़ोन करके तो अपनी एडजस्टमेंट करवाई थी, ये वही वाला 2018 का? जी जी, वो वही वाला इलेक्शन है। तो अब भी वो उम्मीद में होंगे कि जी मेरे सब मुकाबले में कोई भी आ जाए तो मैं तो एक फ़ोन करूँगा और वहाँ से सपोर्ट मुझे मिल जाएगी और मैं जीत जाऊँगा। सर देखिए, ये वाली जो सपोर्ट वाली बात है ना, ये ग्राउंड पे कैसी निकलती है। अब देखें 2018 वाली पोजीशन अब नहीं है। ये हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी बात समझनी चाहिए और यूथ को भी बात समझनी चाहिए। एक पार्टी जब फुल मैदान में होती है उसकी मतलब वो एक बंदा नहीं फिर इलेक्शन लड़ रहा होता, पूरी जमात का उसमें असर होता है। अब ये जो इंडिविजुअल है, जब आपका निशान तब्दील हैं, आपके उम्मीदवार तब्दील हैं, कुछ आपने जो पार्टी से वफादारियाँ तब्दील की, आपने उनको टिकटें कम दी, उसमें यह है कि जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पोलिंग डे की जो मैनेजमेंट है ना जी, जो कर जाएगा वो मुकाबला कर पाएगा। अब यहाँ पे हम इतने बड़े बड़े नारे लगाएं, जलसे कर लें, जुलूस कर लें और पोलिंग डे पे हम ठुस हो जाएं तो सारा का सारा इलेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सेकंड हल्का है हमारा जो NA33 जी बिल्कुल, NA33 नौशहरा का है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप इसमें डिटेल डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम इसको कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं और इनका क्या इनकी स्ट्रगल है? इसमें कैंडिडेट जो है ना जी, वो सबसे अहम जो कैंडिडेट है वो परवेज़ खटक साहब हैं, जो कि तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से वहाँ वज़ीर आला KP रह चुके हैं, MNA बने हैं 2018 में, फिर वज़ीर सबसे अहम पोस्ट जो उनको मिली थी वो वज़ीर दफ़ा रह चुके हैं। अच्छा, परवेज़ खटक 1983 में जो है वो मेंबर ज़िला कौंसल भी मुंतखब हुए, मतलब इनका भी एक काफ़ी है, पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर यहाँ से फिर तहरीक इंसाफ में आए। अच्छा, इस हल्के में सबसे अहम जो आपको नज़र आएगा ना वो ये है कि परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं लियाकत खटक साहब, वो JUIF के प्लेटफॉर्म से उनके मद्दे मुकाबिल हैं। अच्छा, ये सगे भाई हैं दोनों? जी। अच्छा, फिर इन यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वाहिद अली शाह वो भी यहाँ मौजूद हैं, नून लीग के उम्मीदवार भी हैं, ANP के भी उम्मीदवार इस हल्के में पाए जाते हैं। अच्छा, ये हल्का इसलिए बड़ा अहम है कि परवेज़ खटक साहब ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली। अब सारे लोगों की हल्कों की जो है जी वो नज़रें इस हल्के पे भी हैं NA33 पे कि नौशहरा की अवाम जो है वो क्या रिज़ल्ट देती है। आया वो परवेज़ खटक के बयानिए को एक्सेप्ट करते हैं, आया वो जो तहरीक इंसाफ की हमायत में उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करके उनको जितवाते हैं, या जो JUIF के जो उम्मीदवार हैं लियाकत खटक साहब वो अपने भाई को हरा पाएंगे। मतलब ये बड़ा या मुस्लिम लीग नून का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो वहाँ पर प्रीवेल करता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी कहीं मुस्लिम नून के भी अख्तर वली खान वो भी है, इख्तियार वली खान। अच्छा, तो ये सर ये बड़ा अहम उसमें हल्का होगा। KP की आवाम का जो अमूमी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए और दोस्तों के ज़रिए पता किया है, मतलब वो तो वही है कि वो खान के साथ खड़े हैं, ठीक है, अग्रेसिव भी हैं। और बस हम तो ये दुआ करते हैं ना जी कि 8 फरवरी का दिन पूरा अमन हो, मुल्क में अमन हो, खैर वाफियत से ये मामलात हों, और जो टेंस हल्के हैं जहाँ पे भाई से मतलब मद्दे मुकाबिल है और पार्टी से यहाँ पे आप देखें ना तो पार्टी से मद्दे मुकाबिल, मतलब यहाँ पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होगा, यूँ समझ लें ना जी। पार्लियामेंटेरियन जो होगी PTI पार्लियामेंटेरियन, उसका भी वोट बैंक तो PTI से टूट के उसमें जाएगा ना जी परवेज़ खटक की हिमायत में। अब ये भी नहीं है कि परवेज़ खटक साहब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और दूसरे उम्मीदवार भारी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी 1-to-1 बल्कि यहाँ ट्राइका होगा, परवेज़ खटक
पीटीआई के हमायत याफ्ता और उनके अपने भाई जो हैं लियाकत खट्टर उनके दरमियान, पीटीआई के वाहिद अली शाह जो है उनके 3 का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो हल्का है वो है NA 44। जी, ये भी बड़ा सर अहमियत का हामिल है। और इसमें मैं ये चाह रहा था कि भाई दोस्तों को जो हमारे देखने वाले हैं ना जी, उनको थोड़ी सी मालूमात इसमें मिले कि जो यूथ है वो ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान साहब पता नहीं कहाँ से उठे हैं और कहाँ से आ गए हैं, तो उनकी भी अगर सियासी मतलब कैरियर देखा जाए वो भी इसी हल्के से लड़ते रहे हैं ना जी। मतलब 1988, फिर 93, फिर 2002, फिर 2008, फिर 2013 में वो MNA बनते रहे, मतलब इसी डेरा इस्माइल खान के हलकों से ना। फिर वो 2002 में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, जब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बने थे तो फिर वो अपोजिशन लीडर, आपको याद होगा। तो मतलब उनकी हम जो एक दूसरे के साथ रवाबित हैं वो हम अलहदा देखते हैं कि वहाँ तहरीक इंसाफ के साथ या अवाम के साथ उनका क्या रब्ता है, लेकिन सियासत में वो पुराने इन हैं। अच्छा, अब की जो सूरत हाल है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर भी इसी हल्के से हैं जो 2018 में जीते, और उन्होंने बड़ा, चूँकि वो बड़े अग्रेसिव थे और उनका जो स्टाइल है उसकी वजह से वो बड़े फेमस हुए, ठीक है जी। और फैसल करीम कुंडी भी मतलब प्रोमिनेंट शख्सियत है पीपल्स पार्टी की और बड़ा नाम है, वो भी इसमें मद्दे मुकाबले हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा दिलचस्प जो है ये मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें लगता यही है कि इनमें से कोई थोड़े मार्जिन से ही जीत जाएगा। ठीक, अब हम मौलाना की बात करते हैं। आपने कहा कि मौलाना ने 88 से वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, अगर एक बंदा एक हल्के में 10 दफ़ा MNA बन के और 10 के 10 दफ़ा पावर पॉलिटिक्स में भी रह के अपोजिशन नहीं गुजारी, 88 के बाद मौलाना ने, ये 18 के बाद पहली दफ़ा अपोजिशन में बैठा है मौलाना, इससे पहले गवर्नमेंट का पार्ट रहा है। तो इसने वहाँ पे हल्के में, क्योंकि आपका जब ये हम प्रोग्राम करते हैं SG न्यूज़ के लिए, तो आप इस पर काफ़ी काम करती हैं और हल्के में लोगों के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन लेना, जो विंग्स हैं उनके साथ सारा अपडेट करना। तो वहाँ के लोगों की क्या परसेप्शन है कि वो मौलाना से इतने मुतनफ़िर हैं कि ये 10 दफ़ा बन के इसने हल्के को तो कुछ नहीं किया, ना वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ना पे वहाँ पे हेल्थ का कोई काम हुआ है, ना पे वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए काम हुआ है। अभी ये 2-3 दिन पहले भी वहाँ पे मिसहैप हुआ है पुलिस के साथ। तो मौलाना को, किरदार को वो कैसे देखते हैं कि जी 10 दफ़ा गवर्नमेंट रहने के बाद वो तो नहीं कह सकते मैं गवर्नमेंट में नहीं रहा, मैं पावर में नहीं रहा, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं सर, इसमें यह है कि ये भी एक परसेप्शन है कि उन्होंने काम नहीं किए। जैसे डेवलपमेंट फ़ंड होता है, आपको पता है डेवलपमेंट फ़ंड एक प्रोसेस के ज़रिए ग्रॉस रूट लेवल तक आता है, उसमें बाकी उसमें जो मामला होते हैं वो सारे सियासत, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ब्यूरोक्रेसी वो सारी कर रही होती है काम। डेफिनेट से उसमें जो, मैं नहीं कहता कि भी उन्होंने कोई पैरिस बना दिया होगा, मतलब अगर पाकिस्तान का कोई भी हल्का देखें तो कोई भी इतना आपको वेल नज़र नहीं आएगा। पर लाहौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फैसलाबाद में है, वहाँ पे कारोबार के हिसाब से, चूँकि जाहिर बात है जिन लोगों का कारोबार होता है वो फिर अपनी इंडस्ट्री को उसी हिसाब से आगे लेके चलते हैं, सर्कुलेशन होती है ना यूज से। अच्छा, ये चूँकि 2018 में एक बूस्ट मिला पीटीआई को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 2013 का इलेक्शन में भी पीटीआई ने बड़ी कम बैक किया, ठीक है, बड़ा अच्छा इलेक्शन उन्होंने वो लड़ा था, 2018 में भी लड़ा। 2018 में जो एक जो आपके सोशल मीडिया की जो कैंपेन्स लॉन्च होनी शुरू हुई ना जी, तो उसने बड़ा जो इलेक्टेबल्स थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया कि भी क्या इन्होंने जीतना है, इनका ही हक है और किसी बंदे ने जीतना। तो वहाँ पावर पॉलिटिक्स में जब आप रहते हैं ना जी, तो फिर आप वहाँ जहाँ हमायत हासिल करते हैं वहाँ मुखालफत भी लोगों की लेते हैं ना। तो जो वही वाली बात है, एक आपका प्रो वोट है, एक आपका एंटी वोट है। अब वो जो एंटी वोट है उसने तो कहीं ना कहीं तो जाना था ना जी, तो वो पीटीआई की यूथ को, मतलब जो यूथ है पीटीआई उसको कैप्चर करने में वहाँ कामयाब हो गए और उसमें अली अमीन गंडापुर जीत गए। अच्छा, इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, नहीं उसमें मैंने उस पर एनालिसिस नहीं कर पाया, अगर है भी तो लेकिन फेम नहीं है। लेकिन ये मुकाबला जो है ये 3 उम्मीदवारों के दरमियान है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान। ये फैसल करीम कुंडी का ये हल्का आबाई हल्का है या वैसे भी वो वहाँ शौकिया जाके वहाँ पे? नहीं, वो बेसिकली उनका वो बिलोंग तो वहीं उस एरिया को करते हैं ना जी। अब हल्के चूँकि तब्दील हुए हैं तो उसमें ये फैसल करीम कुंडी मतलब इसी डेरा इस्माइल खान से कामयाब होके जो है ना वो कौमी असम्बली में पहुंचे हैं ना जी। तो ये मतलब एक दिलचस्प जो है ना इस हल्के में ये मुकाबला नज़र आएगा। अच्छा, एक हम नाज़रीन को मैं बताता हूँ कि इसमें हमने
एक जो इस आपने एक सेगमेंट में हम क्योंकि इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हल्के की बात कर रहे हैं, कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जो वोटर्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे जो इस आपने थोड़ा सा काम किया था कि जो नौजवान है, नस्ल है, वो जो नौजवानों की जो रेशो है, जो यूथ है, वो कितने परसेंटेज है और वो क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पे जो इस आपके पास ये सब क्या डाटा है आपके पास? ये जो सर ये यूएनडीपी का डाटा है, उन्होंने एक बनाया कि 18 से 35 साल तक की उम्र के जो नौजवान हैं वो कितने परसेंट हैं इस पूरे पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड वोट्स हैं। तो उसमें ये मतलब मिला है कि जी 45% 18 साल से 35 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। 35 साल के बाद फिर जब हम 40 के ईयर्स में जाते हैं तो फिर बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं ना जी। तो ये नौजवानों का 18 से 35 साल के लोग हैं, जो कि मजमूई तौर पर 5 करोड़ 70 लाख लोग बनते हैं ये। अच्छा, इसको इसमें अगर कैटेगरी करें, मैं कैटेगरी में हम टर्नओवर देखें तो जिस इलेक्शन का टर्नओवर 30% रहता है या 35% रहता है, उसमें ये रेशो तो बहुत ज़्यादा होती होगी। फिर नहीं, इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, 45%। उसमें 45% है ना। ये 45% को मोटिवेट किसने किया? उससे पहले लोग ये नौजवान या ये ना ये सोते, छुट्टी है ना जी, सोए, कोई मैच खेलने चला गया, कोई कहाँ चला गया, वो इतनी टेंशन नहीं लेते थे, चल छुट्टी इंजॉय करते थे वो। ये पीटीआई ने, उसके सोशल मीडिया ने आके ये फिर एक इम्प्रेशन डाला कि नहीं, यूथ को अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। और अभी इस इलेक्शन में 2020-24 के इलेक्शन में भी सबसे बड़ा थ्रेट यही है। जो 45% लोग हैं, ये एक थ्रेट है कि ये किस तरफ चले जाएंगे। मतलब अगर ये वोट पोल हो गया, फॉर एग्जांपल, ये अगर 45% हम कह रहे हैं, इसमें से आधा भी पोल हो गया सर, 20% भी अगर आप, तो 2-2.5 करोड़ वोट पोल हो जाएगा। और इतना कोई पार्टी नहीं लेती सर। मतलब अगर हम आगे जाके देखेंगे ना एनालिसिस कि एक पार्टी कितनी फेम है और उसने कितने वोट लिए, उसकी परसेंटेज आपको पता चल जाएगी। अब सिर्फ पंजाब में देखा जाए तो 3 करोड़ 23 लाख नौजवान है सर, मर्द खवातीन दोनों मिला के। सिंध में 1 करोड़ 13 लाख हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ 7 लाख हैं, और बलूचिस्तान में तकरीबन जो है वो 25 लाख है। मतलब सबसे कम जो है, चूँकि वो पॉपुलेशन भी बलूचिस्तान में कम है तो उस हिसाब से उसका कम है जी, 25 लाख है। तो ये जो 45% जो लोग हैं, नौजवान हैं, ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं इलेक्शन के दिनों में। आप कह रहे हैं कि अगर ये इसका हाफ भी निकल आएँ, 25% भी निकल आएँ, तो अगर आपकी टर्नओवर बनता है 40%, तो 40% टर्नओवर में से 25% जो अगर यूथ की कंट्रीब्यूशन आती है इसमें, तो वो आपका रिजल्ट तो बड़ा चेंज हो जाएगा। जी, ऐसे ही होगा। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा थ्रेट भी अब यही है कि ये जो मौजूदा सिनेरियो बनाया गया है ना सर, या बना है, ये बस हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता यही है कि जो भी कोई न्यूज़ होती है ना, खुदा ना खास्ता, वो एक जैसी आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर आपको याद हो भी, कसूर में एक बच्ची के साथ ज्यादती का केस सामने आया था, तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान से जो है ना जी, वो एक ही तरह की न्यूज़ आनी शुरू हो गई। मतलब हमारे यहाँ कोई बस बदकिस्मती है, ये जो ट्रेंड बनता है, वो ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है। तो ये जो अभी ट्रेंड बना ना जी, ये बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये अपनी पार्टियां बदल लेंगे, ठीक है। ये आज जिसको आप वोट दे रहे हैं, ये उनके साथ भी नहीं खड़े होंगे, तो लिहाजा आप वोट मतलब डीमोरलाइज होके कम से कम वोट जो है वो निकले बाहर। अच्छा, फिर उसमें एक चीज़ और भी होगी। एक तो ये मतलब हमने तो सारा सरकार के खाते में डाल दी नहीं बातें। दूसरी बात ये है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो ट्रेंड होंगे, वो पोलिंग डे को मैनेज कर जाएंगे। ओके, जैसे आमिर डोगर है, इलेक्शन डे की अलग साइंस है। जैसे अब गिलानी हैं या डोगर हैं, ये उसको मैनेज कर पाएंगे कि भी कौन पोलिंग एजेंट होगा, कौन इतना तगड़ा है कि भी पूरा दिन गुजार भी सके और वो निकाल के ला सके। जहाँ अब हमारे यहाँ भी ये है ना, हम एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। मतलब कोई अगर उम्मीदवार अपने वोटर को नहीं निकाल पाया, उसको मोबिलाइज नहीं कर पाया, उसको पोलिंग स्टेशन पे नहीं ले गया, और वहाँ अगर उसका टर्न आउट कम हो गया या उसको कम वोट पड़े, तो वो सारा मलबा दूसरे पे डाल देगा। तो ऐसी सूरत हाल सर नहीं होगी। जिस हल्के में मोबिलाइज कर जाएंगे, वहाँ रिजल्ट डिफरेंट होगा। अच्छा, अभी 2 क्विकली मुझे आपके आंसर चाहिए होंगे। एक तो हम करेंगे इकानमी पे डिस्कस कि ये जो गवर्नमेंट हमारी आ गई इलेक्शन के बाद, उसने असम्बली में हलफ ले लिया, वज़ीर आज़म बन गया, फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गया, दिफा खारजा सारे बन गए, तो अब क्या करेंगे?
गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे आपके कमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि जी पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी एग्रेसिव मूव कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी हमने बिलावल को, आसफा भी निकली हुई हैं कि जी बिलावल को हमने वज़ीर आज़म बनाना है। बिलावल भी कंपेन कर रहे हैं, लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिंध से भी लड़ रहे हैं। तो आप फोर्स कर रही हैं कि जी वो कोई अगर पीएम नहीं भी बन सकते लेकिन इतनी मेजॉरिटी शेयर्स ले सकें वो नेशनल असम्बली में? सर देखिए, मेजॉरिटी शेयर का तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि कदरे बेहतर पोजीशन होगी। क्योंकि 2008 के बाद अब 2024 में हमने पहली दफ़ा पंजाब में पीपल्स पार्टी को ज़रा फ़ाल देखा है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे का पूरा वोट जो है ना वो सारा चेंज होके जो है पीपल्स पार्टी के खाते में पड़ गया, ऐसे नहीं है। वो जो आप देखें ना, बिलावल की स्पीच अगर आप सुने तो वो उस यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है जो खान साहब के साथ है। ठीक है, वो कहता है, वो मतलब उनका ये जो मेरी नज़र में है कि वो प्लान ये करते हैं कि भी कुछ इसमें से हिस्सा में मिल जाए। ठीक है, ये तो फिर अब 8 फरवरी को पता लगेगा जी कितना वोट पड़ता है। अगर आप वैसे अदाद शुमार में देखें ना जी, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की 2018 में सिर्फ 7 सीटें हैं कौमी असम्बली की। जनूबी पंजाब में? जनूबी पंजाब, पूरे पंजाब से सर। अच्छा, ठीक है, अपर पंजाब से तो मेरे ख्याल में हम 1 आध सीट ही जीत पाए थे, जो ये राजा परवेज अशरफ साहब वाली है। ठीक, बाकी सीट्स तो हम हार गए। ठीक है, पंजाब में भी 2 सीटें मेरे ख्याल में हम रहीम यार खान से ले आए, 3 मुजफ्फरगढ़ से ले आए। तो यूँ इस तरह करके हमारी को 7 पीपल्स पार्टी को टिकट और सीट्स मिली थी। अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं और जो प्लानिंग चल रही है उसमें डबल लग रहा है कि भी ये 7 से 14 हो जाएंगी, 13, 12, 13, 14 इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि वो। अच्छा, ये ज़्यादा सीट्स भी साउथ पंजाब से ही होंगी, अपर पंजाब से कम शेयर मिलेगा और केपी से कम होगा। केपी से भी जाहिर बात है। आपको केपी का इस वक्त जो मैंने कहा ना, जो ग्राउंड रियलिटी है वो एग्रेसिव है और वो बड़ा मामला। लेकिन ये है कि बिलावल को एक चीज़ का क्रेडिट जाता है कि वो उन एरियाज़ में जलसे कर पाया जहाँ अभी तक किसी ने नहीं किया। इवन के मौलाना ने भी नहीं किया, हालांकि मौलाना का अपना वहाँ बड़ा असर रसूख है, लेकिन इतनी रिटेलिएशन तो आवाम की नज़र आती है ना सर। अब देखें, मुल्तान नून लीग का हब हो और मुल्तान में नून लीग ने जलसा नहीं किया, इसका मतलब है ना कि जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी होती है वो भी ज़रा ग्राउंड रियलिटी देख रही होती है कि नीचे लोगों का मूड क्या है। ठीक है, जो ताकतवर पॉकेट होती है वहीं जाके लोग जलसा करते हैं। अच्छा, अभी अगर आप इसको एनालिसिस करें, आप क्योंकि सारे कैंडिडेट्स 1 बाई 1 आपने लिस्टें बना के कंपैरिजन वाइज किए हुए हैं, तो 2018 में पीपल्स पार्टी के पास मेरे ख्याल में 53 सीट्स थी टोटल नेशनल असम्बली की। तो 54। अभी इसमें 54, तो अभी इसमें क्या चेंज देख रहे हैं सर? इसको अगर आप ना 60 तक जाएगी, 70 तक जाएगी? इसको सर मैं चाह रहा हूँ कि आप 2008 से शुरू करें। अच्छा, 2-3 पार्टियां इकट्ठियां शुरू करते हैं ना जी, ताकि उसका ये एडवांटेज होगा कि भी आपको पता, लोग देखने वालों को पता चले कि यार ये कोई, वो कहते हैं ना, कौन सी गिद्दड़ सिंगी आ जाती है, यकदम ही जो है ना पार्टी नीचे होती है, यकदम ऊपर आ जाती है। ये कोई पहली दफा मतलब नहीं हो रहा। रिजल्ट्स मतलब जो है वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक चेंज होते रहे। ज्यादा अच्छा है व्यूअर्स के लिए। अच्छा, 2008 में अगर आप देखें, बीबी की शहादत होने के बाद ये इलेक्शन हुए थे जी 2008 में। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी 124 सीटें ले चुकी। ठीक है, इसमें सारी रिजर्व सीट्स और स्पेशल सीट्स शामिल हैं। ठीक है, उस वक्त नून लीग ने 91 सीट्स ली सर। ठीक है, ये वो वक्त है जब पीपल्स पार्टी का और बीबी का एक सिंपैथी का वोट था, लेकिन उसके बावजूद वो पंजाब से और ओवरऑल पाकिस्तान से 91 सीट्स ले गई। 91, ठीक है जी। और जो PMLQ थी वो 54 सीट्स, बहुत सीट्स हैं सर। कहाँ आप अभी अब जब 2013 का रिजल्ट देखेंगे ना जी, तो ये उसमें आपको सारा का सारा ही चेंज नजर आएगा। वो पता लग जाएगा कि जी वो जो मोटी काफ लीग नजर आ रही थी, तो वो तो अभी वो तीली पे आई है, तो वो किधर गया? अब 2008 में काफ लीग ने सीट्स ली 54, ठीक है, और 2013 में उसको सीट्स मिली 6। अब वो क्या कंपैरिजन है? मतलब सीट्स किधर गए सर? ये देखें ना, ये पावर पॉलिटिक्स है। लोगों को हमें समझनी चाहिए कि ये जो इलेक्टिबल्स होते हैं ना, ये बड़े सियाने होते हैं। और कोई भी इतनी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि मैं घर बैठा रहूं। उसकी कोशिश होती है कि मैं हुकूमत का, किसी न किसी हुकूमत का पार्ट बन जाऊं। अच्छा, नून लीग जो 91 पे थी, उसने यकदम बूस्ट किया, ठीक है, और वो 157 पे आ गई, और 2013 में ली 157। मतलब ये कोई 9 और 63
सीटों का फ़र्क है सर, जी 66 सीटों का, 66 का। तो 66 सीटें 2013 में नून लीग को ज़्यादा मिली, ठीक है। और पीपल्स पार्टी जो 124 पे थी, जो बेनज़ीर की शहादत का उसको वोट मिला और फिर वो परफॉर्म ना कर पाए। 5 साल गवर्नमेंट भी नेशनल पे ही और सिंध में भी उसके साथ वो, अच्छा, चूंकि नेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए ना जी, फिर एक बयानिया भी बना, फिर गिलानी साहब भी बीच में से निकल गए, फिर कोई एक्टिव जुडिशलिज्म भी आप उसने देखे, वो भी चला, और वो फिर जो पंजाब से सिंपैथी मिली थी पीपल्स पार्टी को, वो ख़त्म हुई, और पीपल्स पार्टी 124 से 2013 में चलेगी 39 पर। अब आप उसका डाउनफॉल देखें, जिसमें कि जरदारी साहब कहते हैं कि ये आरोज़ का इलेक्शन था। आरोज़ का इलेक्शन था। अच्छा, उसमें हम डिस्कस करके पीटीआई को, चूँकि पीटीआई उस इलेक्शन में सामने आई, तो पीटीआई ने 35 सीट्स उसमें ली, ठीक है, जिसमें 4 हल्के ओपन करवाने के लिए और धरना दिन का और मुल्क को वो सारा डिस्टेबलाइज करना और वो सारा कर, इसमें नवाज शरीफ को फिर सजा भी हुई, ठीक है, और फिर जो है ना शायद खाकान अब्बासी उसमें वज़ीर आज़म भी बने 2018 में जाके, ये फिर शिफ्ट हो गया। इसमें अगर एमकेएम की भी देखें तो 23 सीट्स थी और आज़ाद इसमें भी 27 जीते थे। मतलब अगर हम 2013 में देखें तो 27 जीते थे। उसके बाद जो है वो PMLN हुकूमत बनाने में, लेकिन चूँकि सादा अक्सरियत थी तो वो बनाने में इजीली कामयाब थे। अगर 2018 में आप देखें टोटल, इसको उलट है ये टोटल, कि पीटीआई सीट्स ले रही है 2013 में 35 और 2018 में ले रही है 114। तो ये डिफरेंस आप चेक करें, ये सेम वही डिफरेंस उसी तरह से, जो बल्कि उससे भी ज़्यादा है। 13 और 8 में मुस्लिम लीग नून का था, उससे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इसमें नून लीग ने भी डाउनफॉल किया, 82 सीट्स पे आ गए, क्योंकि वो यूथ का वो जो बयानिया है, खान का जो बयानिया था वो उसमें चला और नून लीग कम हुई, लेकिन इसमें नून लीग कम वोटों से हारी, मतलब 5000, ये 5000 से कम ज़्यादा वोटों पे हारे, और इसमें ज़्यादातर वोट मुस्तरद वोट थे। फिर इसमें TLP ने बड़ा रोल प्ले किया अपर पंजाब में नून लीग को हराने में, क्योंकि आपको याद होगा वो धरना हो चुका था, तो धरने के बाद का जो रिज़ल्ट था वो फिर चेंज हुआ और नेगेटिविटी उसमें बनी। पीपल्स पार्टी ने उसमें थोड़ा सा ग्रो किया सर, 39 से 54 पे आ गए, ये 2018 की बात है। अच्छा, इसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि इसमें बिलावल की उस वक्त एक्टिविटी नहीं है। ये जो 2008 से 13 में इलेक्शन में है ना, चूँकि पीपल्स पार्टी के पास क़यादत नहीं थी, जरदारी साहब थे मेन, वही लीड कर रहे थे। फिर ये पार्लियामेंटेरियन के मेरे ख्याल में सीट्स पे लड़े थे इलेक्शन, ठीक है, उसका भी एक फैक्टर मौजूद है। फिर इलेक्टेबल्स जो है, इवन के सिंध में भी पीपल्स पार्टी को कम सीट्स मिली वहाँ से। अच्छा, 2018 में पीपल्स पार्टी ने 54 ली, कुछ मुनासिब सीट्स ली और सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। अच्छा, इसमें यह है कि अब 2024 में बिलावल भी मार्केट में है और आसफा भी मार्केट में है, जो कि ये 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में ये नहीं थे। ठीक है, 2018 के बाद जो इलेक्शन में बिलावल भुट्टो MNA ज़रूर बने, लेकिन चूँकि वो एज उनका फैक्टर था, वो उसमें नहीं बन सके। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, मतलब ये देखने वालों को हमारे को समझना चाहिए, हाँ, कैसे 91 से 157 पे चले गए, फिर वो 82 पे आ जाए, ये पार्टी 124 से 39 पे आ गई। ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इसको समझने की जरूरत है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप कितना इसको, अच्छा, इसमें सर एक और चीज, जैसे हमने अभी वोट हमने काउंट किए ना जी, उस वोट में देखें पीटीआई को सर 2018 में वोट पड़े जी 1,69,00,000, ठीक है। नून लीग को सर वोट पड़ा जी 1,29,00,000, मतलब इसमें आप यूँ समझे 40 लाख का फ़र्क है, जो पीटीआई का वोटर है और PMLN का वोटर है। पीपल्स पार्टी चूँकि पंजाब में इतनी एक्टिव थी नहीं, तो पीपल्स पार्टी को कम वोट मिले, वो 69 लाख मिले। अब जो हमने अभी अदाद-ओ-शुमार 2024 के दिए हैं, वो बड़े, इसलिए मैंने आपको कहा ना, वो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो भी इंतहाई दिलचस्प हैं कि इस वक्त जो वोटर है वो 45% पे है, वो यूथ का है। अब मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि जो वोटर है वो निकले और एक अच्छे, जो समझे कि जो वोटर, जो उसका उम्मीदवार है वो अच्छा उम्मीदवार, उसको वो जाके वोट पोल करे। अभी जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार क्लीन स्वीप कर जाएंगे, ऐसी कोई मुझे नज़र नहीं आ रही सूरत हाल। क्योंकि अगर हम 2008 का इलेक्शन उठा के देखें, ठीक है, वो उसमें बीबी की शहादत के बाद सिंपैथी का बड़ा वोट पड़ा।
मतलब पीपल्स पार्टी वहाँ से भी जीती थी जहाँ कभी नहीं जीती थी, ऐसे ही है। तभी सर ये यहाँ के 124 सीट्स बनी, अदरवाइज नहीं बनती। तो 2024 में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मतलब उनको अपना शेयर अपना याद रखना चाहिए, सही, और नून लीग को भी अपना शेयर याद रखना चाहिए कि वो जो 2/3 मेजॉरिटी कह रहे हैं ना सर, जो हमें अदाद शुमार हैं वो तो हमें दिखाई नहीं देते कि एक दफ़ा 2013 में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो है वो सादा अक्सरियत मिली है कि वो इजीली अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। ठीक है, अभी क्विकली हमें चाहिए होगा, टाइम ख़त्म हो रहा है हमारा। जो इकॉनमी है इस पे ये जो इतने मंशूर दे रही हैं, पीपल्स पार्टी मंशूर दे रही है कि इतने यूनिट हम फ्री देंगे, सेहत कार्ड बनाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देंगे, फार्मर कार्ड बनाएंगे, तो ये सारे बनाएंगे। इसलिए तो नवाज शरीफ भी दे रहे हैं कि ये मोटरवे बनाएंगे, ये इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे। तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा सर? अभी तो पहले इंडस्ट्री कोलैप्स है। पहले तो ये है कि जी आपने जैसे ये हुकूमत जो भी बनेगी, जिसकी भी बनेगी, उसने IMF का कर्जा वापस करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट की डेट मतलब नियर अबाउट होगी, फिर उसने बजट पेश करना है, ठीक है। उसके लिए बड़े मतलब ये कह ना कड़वे घूंट होंगे, लेकिन वही हमारी पुरानी जो है ना वो राजनीति वाला कहानी होगी कि भाई वो मैं आया तो मुझे विरसे में मिला। अब अगर नून लीग आती है तो नून लीग अपना विरसा तो 7-16 महीने का, वो तो अपना क्रेडिट खुद अपने पे नहीं लगाएंगे ना, उसका भी डिस्क्रेडिट वो खान को करेंगे कि भाई वो जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी उसका खमियाजा हमने 16 महीने में भुगता, और ये अब आगे भी हमने 1 साल केयर टेकर का भी भुगता। हाँ। उसके बाद अभी हमें चाहिए 3 साल कि जी हम खान की हुकूमत का गंद धोएंगे। 3 साल जो है ना जी अवाम बड़े मज़े से बैठ के अजाब भुगतें, और 3 साल के बाद हम कुछ दे के आ सकेंगे आपके लिए, कोई थोड़ा सा रिलीफ, कोई आटे में, कोई चीनी में, कोई टमाटर में, कोई आलू में। सर ये बड़े सगीर का ना ये एक अलमिया है, ये राजनीति का एक ट्रेंड है जिसको सारे पॉलिटिशियन या तो समझ चुके हैं। वो पहले हमें ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है, जो आसान चीज़ होती है वो पहले हमसे छीन लेते हैं, जो कि हमारी डिमांड होती है, हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता में देते हैं और अपने हिसाब में देते हैं, और फिर हम उनसे ये कोशिश करते हैं कि यार चलो तुम अपने हिसाब से दो, लेकिन हमें दो से मतलब वो हमारा ही राइट होता है, हमारी ही चीज़ें होती हैं। अब टैक्स पेयर जो टैक्स है सर, सेल्स टैक्स क्या टैक्स नहीं है, ये सिर्फ इनकम टैक्स ही इनकम टैक्स है सर। ये जो हम हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स दे रहे हैं, सब्सिडी पे मतलब जो दे रहे हैं, हम बिजली के बिल पे दे रहे हैं। अब एक नई कहानी शुरू हो गई जी, अब वासा ने भी लिखना शुरू कर दिया कि जी अब हम भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो बिल हमें हुआ करेगी वो हम सार्फिन से लिया करेंगे। तो सर टैक्स तो आवाम पे करती है, इनडायरेक्ट कहें डायरेक्ट कहें, ठीक है, जिनको पे करना चाहिए वो पे नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल, और मैंने एक बंदे से बात की थी, मैंने कहा जी मियाँ साहब तो कह रहे हैं जी मैं आते साथ ही सब कुछ बदल दूंगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब, उसने कहा जी मियाँ साहब के पास कोई अलादीन की छड़ी तो है नहीं कि यूं घुमाएंगे या बिलावल घुमाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब तो पाबंद है IMF के। IMF जिस तरफ इनको ले जाएगा ये उस तरफ जाएंगे, और ये खाम ख्याली हमारी कि भी जो भी हुकूमत आएगी वो फ़ौरन हमें रिलीफ दे देगी। पहले साल भी चांसेस नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, उसमें सिर्फ ये है कि जैसे बिलावल वाली बात आपने की, वो ये हो सकता है कि आपको कोई स्कीम दे जाए कि भी सोलर के इंस्टॉलमेंट की स्कीम है, आप ले लें। पैसे तो गवर्नमेंट ने पे करने हैं ना, जो सब इंस्टॉलमेंट में ये होता है ना जी, मुख्तलिफ कंपनीज को ऑन बोर्ड कर लेंगे। जैसे ये अगर सुजुकी वाले देते थे, मतलब जैसे गाड़ी, अगर वो खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी चीज़ें आगे दें तो उसमें हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। बिजनेस सिक्योरिटी देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना कंपनी, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी है नहीं। आपकी यहाँ से इंडस्ट्री जो है ना जी वो अपने शेयर्स बेच के तो वापस जा रही हैं, तो वो नई कंपनीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी आप आएँ। और फिर सोलर वाला तो सिस्टम ही नहीं हो सकता, आपके IPPs के साथ एग्रीमेंट इतने टफ हैं कि आप अगर बिजली अब नहीं खरीदते तो पैसे तो देने हैं। आप बिजली अगर आवाम को कहते हैं कि जी आप सोलर से खरीद लें तो उनको IPPs को तो पैसे वैसे ही देने हैं। तो ये पहले साल में बहुत मुश्किल है कि आवाम को कोई इस तरह से रिलीफ मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और नज़ीर ये था आज का प्रोग्राम, और आपने 2018 से जो ये सब का एनालिसिस देखा पार्टी वाइज, कैसे सीट्स ऊपर जाती हैं, कैसे सीट नीचे आ जाती हैं। तो 2024 का इलेक्शन भी कुछ इसी तरीके से प्लान्ड हुआ लगता है, क्योंकि जी मर्ज़ी की सीटें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी वो एंगेज कर लेंगी, और पहला साल अवाम मज़े से बैठे और सुकून से इन पॉलिटिशियंस का अजाब है वो भुगते। पहले साल में तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद देखेंगे कि क्या नसीब है हमारा।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुस्लिम टीवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।